तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो ओम्स लॉ रहेगा, ठीक है। इसके पहले ओम्स लॉ तुम लोग नहीं पढ़े, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग आई एंड भी रिलेशन के लिए। आई एंड भी रिलेशन के लिए मतलब आई मतलब करंट, भी मतलब वोल्टेज। तो करंट को अलग पढ़ रखे थे, है ना। करंट बराबर आई क्यू बाई टी, वोल्टेज को भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ रहे हैं। इसका ऐसा यूनिट एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट, वोल्ट ओनली वोल्ट, ठीक है। तो सब कुछ लगभग जान रखे आई और भी के बारे में। ये भी जानते हैं कि भी के मदद से भी वो वर्कडन है, वो कम है जो किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। तो जितना ज़्यादा, जैसे 5 वोल्ट बोले थे तो 5 जूल का काम कर रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज पे। तो जितना ज़्यादा कर पाएगा उतना अच्छा से हमको आई मिलते रहेगा। ये चार्ज जितना जल्दी यहाँ चल जाए, ठीक है, या फिर जितना नंबर ऑफ चार्ज होता है ना, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का मतलब होता है 2 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए। तो जब 2 कूलम ऑफ चार्ज को तुम 1 सेकेंड तक फ्लो करवा पा रहे हो, या फिर तुम एक ही सेकंड में 5 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करवा दो, तब करंट ज्यादा होगा। तो फ्लो कौन करवाता है? वोल्टेज, ठीक है। चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनता है, तो चार्ज को फ्लो कौन करवाता है? वोल्टेज, ठीक है। तो उसी का रिलेशन यहाँ पे देखना होगा, और उस रिलेशन को दिए थे ओम्स नाम के साइंटिस्ट, ठीक है। उसी वजह से उसका नाम पड़ गया क्या? ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant temperature, at constant temperature potential difference across the end of a conductor is directly proportional to current produced through it। ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है? डायग्राम तो ये रहता है, देखो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को फिक्स रखना होता है। क्योंकि टेम्परेचर फिक्स नहीं करेंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम करते हैं तो रिजल्ट वेरी कर सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को फिक्स रखना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोड्यूस थ्रू इट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो यही है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। 10 वोल्ट मतलब होता है 10 जूल 1 कूलम ऑफ चार्ज पे काम कर रहे हैं। अब 1 कूलम पे 10 जूल का काम कर रहे हो तो सोचो कितने जल्दी मूव करेगा, और जितना देर के लिए मूव कर रहा हो उतना जल्दी तुमको करंट मिलते जा रहा है। मतलब आई एंड वी दोनों डायरेक्टली रिलेशन होते हैं। अब पता है कि प्रोपोर्शन का साइन खोलेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, दैट इज आर, है ना। एंड व्हाट इज आर? तो आर इज द रेजिस्टेंस। आर ही क्या था? रेजिस्टेंस था। आर क्या था? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो आर रेजिस्टेंस है ना, किसी भी मटेरियल और वायर के लिए फिक्स होता है। मतलब एक मटेरियल वायर का उतना ही होगा, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए अलग बात हो, मटेरियल चेंज हुआ तब चेंज होगा। उस वायर का लेंथ को चेंज करोगे तब भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आर क्या आया? आर एक अननोन क्वांटिटी निकल के आ रहा है जब प्रोपोर्शनल खोल रहा है तो, एंड फॉर्मूला बन के आ रहा है V इज इक्वल टू आई आर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा एक्सटी के लिए, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि इसमें V एंड I का एक रिलेशन हमको मिल रहा है R के साथ। तो R क्या था? तो R है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर समझ लो, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज
द फ्लो ऑफ करेंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। करंट के फ्लो को अपोज करने का प्रॉपर्टी क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट के फ्लो को अपोज करने का प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। मान लो तुम अननोन दो को वायर लगा लिए, मतलब पता नहीं था, दो वायर लगा दिए किसी कनेक्शन के लिए, सेम ही कनेक्शन है, सेम वोल्टेज सेम करंट सब है, और तुमने दो वायर लगाए और इधर से जो डिवाइस चल रहा है ना ये अच्छे से चल रहा है और ये थोड़ा सा कम चल रहा है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि दोनों से तुम करंट सही भेज रहे थे, बट आउटपुट हमको इसमें ज्यादा मिल रहा है, इसमें कम मिल रहा है। इट मीन्स इससे जो चार्जेस बह रहे होंगे उसको कोई अपोज करने वाला ज्यादा है, और इसमें अपोज करने वाला कम होगा तो ज्यादा करंट मिल पा रहा है, और इसमें अपोज करने वाला क्या होगा? ज्यादा होगा तो कम करंट मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। हर एक का अलग अलग होता है। अभी तक तुम लोग को हम कल बताए थे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर के बारे में बताएं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था, है ना, और इंसुलेटर के बारे में बताएं फ्लो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स था और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। वो तो चार्ज के नजरिए से, तुम रेजिस्टेंस के नजरिए से भी कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास रेजिस्टेंस बहुत 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 कम होता है, और वहीं पर इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास रेजिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा होता है। अब सोचो रेजिस्टेंस ही ज्यादा है, उसके अंदर करंट जाएगा भी तो पार नहीं करने देगा, क्योंकि वो क्या कर लेगा? अपोज कर लेगा। जैसे तुम्हारे बुक में कुछ टेबल होंगे, कुछ टेबल होगा तुम्हारे बुक में। यहाँ देखो कंडक्टर्स में आ जाओ, कंडक्टर्स में ये वाला टेबल पे आ जाओगे, ये पीला रंग का टेबल है ना। यहाँ पर कंडक्टर्स लिया है, एलवाइज लिए हैं, द इंसुलेटर। एलवाई होता है मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ऐसे हम लोग जानते हैं मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर नॉट। ठीक, कुछ कुछ होते हैं बट उतना नहीं है जितना कि मेटल। और जब मेटल और नॉन मेटल को मिला दिए ना तो एलवाई जो बनते हैं उसमें भी मेटल के जितना कंडक्टिविटी तो नहीं मिलता। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या बोला है? वो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और हम लोग इससे जानना चाह रहे हैं कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर का जो एक सिल्वर मान लो या कॉपर वायर जो हम लोग यूज करते हैं घर में, उसका कितना वैल्यू है? 1.60 इंटू 10⁻⁸। अब देखो 1.6 का कितना भाग? 10⁸ ये सोचो कितना ज्यादा कम है। अभी ये एक्चुअली रेजिस्टेंस पूरा नहीं है बट समझो कितना ज्यादा कम है। ठीक है, तो इससे करंट क्या करेगा? आराम से फ्लो करेगा। ठीक है, वहीं पे इसके नीचे था 1.62 के 10⁸। ठीक है, तो सिल्वर में करंट कुछ ज्यादा अच्छा से फ्लो कर पाएगा और इसमें करंट थोड़ा सा और अपोज होगा, मतलब कॉपर में करंट ज्यादा अपोज करेगा। तो हमको कॉपर ही नहीं लेना चाहिए, सिल्वर लेना चाहिए था। ठीक है, वो तो बात की बात करेंगे हम लोग वायर कैसे होना चाहिए। इंसुलेटर्स में आ जाओ, जैसे ग्लास है ना। ग्लास का कितना दिया? 10⁻10 से लेकर 10⁻10 से लेकर 10⁻14। ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं, ये है दूसरा चीज, बाकी इससे हेल्प लेके समझ सकते हो। ठीक है, तुम देखो ये 10⁻10 है, कितना ज्यादा है? बहुत बहुत ज्यादा है ये। अब इतना ज्यादा होगा तो करंट कैसे पास कर पाएगा इससे? ठीक है, तो तुम लोग कंडक्टर इंसुलेटर का डिफाइन तुम फ्री इलेक्ट्रॉन से भी दे सकते हो और तुम रेजिस्टेंस से भी दे सकते हो। ठीक है, चलो तो रेजिस्टेंस समझ में आया। तो ये रेजिस्टेंस किसी मटेरियल के लिए अलग अलग मिलेंगे। सेम वायर है तो चलेगा, सेम वायर सेम लेंथ एंड एरिया सेम रहेगा तो चलेगा, सेम रहेगा। बट जैसा ही हम लोग उसको चेंज करते हैं ना तो रेजिस्टेंस बदल जाता है हर वायर के लिए। ठीक है, तो उसको ही हम लोग जानेंगे, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हमको जानना होता है IV ग्राफ, IV ग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारे बुक में होगा IV ग्राफ फॉर कंडक्टर्स, IV ग्राफ फॉर कंडक्टर, और टेम्परेचर फिक्स रहेगा ना। IV ग्राफ फॉर कंडक्टर, तो इसको याद रखना, खाली एक स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, ये इधर रहता है I और ये साइड लिखा रहता है V। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलते चल जाओगे ना, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ये मैच करेगा ऐसे, तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल के आता है। ठीक है, तो IV रिलेशन इज स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, याद रखोगे इसको। अब ये कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए सर्किट बनेगा, इसके लिए सर्किट हम लोग बनाएंगे। ये सर्किट में हमारे पास आने वाला है सेल, स्विच भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चाहे कोई डिवाइस लगाओ, चाहे जैसे अभी हम लोग डिवाइस नहीं लगाएंगे ना,
तो ये जो एमीटर का रीडिंग है वो सही सही आने लगेगा, मतलब जो एमीटर का रीडिंग है वो आया। वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है, कहाँ लगाया तो वो बात की बात है, कैसे लगाया तो वो सब चीज़ सीखेंगे अभी हम लोग। अभी हम लगा दे रहे हैं ना, हो गया प्लस माइनस। तो अभी वोल्ट मीटर का रीडिंग मिलेगा, अभी एमीटर का भी रीडिंग मिलेगा जब कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया हो तो। अब जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट किया, डिवाइस में तुम क्या कनेक्ट करोगे मालूम नहीं, तो हम लोग बोले हैं कि एक रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देंगे? कनेक्ट आर ओम का रजिस्टर 6, ये चीज़ तो बताया नहीं आर। हाँ यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा, अभी आर को अकेला करो तो आर इजिकल टू क्या होगा? भी बटा आई। आर इजिकल टू भी बटा आई। और भी का वोल्टेज क्या होता है? भी का क्या होता है? भी का होता है भी वोल्टेज का एस एंड भी, और आई का ए, एंड भी बाई एज कॉल्ड ओम। इस साइन से दर्शाते हैं, भी बाई एज कॉल्ड ओम, है ना, एंड साइन इज दिस वन। ठीक है, ये आ गया ओम। अब वही बात समझ लो कि 1 ओम का डिफाइन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1 ओम का डिफाइन बताते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम लोग कोई सर्किट में बल्ब को लगाते हैं ना, तो कुछ करंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बल्ब वो करंट को ले लिया। पंखा चलाएं तो पंखा उस करंट को ले लिया। तो हम लोग बार बार पंखा उंखा ना लगा के एक सीधा एक रजिस्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रजिस्टर। क्या लगाएंगे? रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? डिवाइस हैव सम फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, वो ऐसा डिवाइस जिसके पास कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होता है, दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर बाजार में मिलता है, 3 ओम का रजिस्टर, 4 ओम का रजिस्टर, 5 ओम का रजिस्टर मिलता है एक्चुअली में। तो वो 3 ओम का लगाने का मतलब क्या होगा कि इसका जितना भी वोल्टेज है कुछ ये रख लेगा। 3 ओम के बदले तो रखेगा ना, 5 ओम का लगेगा तो 5 ओम के बदले रखेगा। तो हमको खाली यही देखना कि यहाँ से जो करंट एंड वोल्टेज निकला बैटरी से, वो किसी को यूज कर ले, बस वो यूज कर लेगा तो हमको काम करने में आगे मदद मिलेगा। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि हम लोग इस रजिस्टर को फिक्स रखें, एक बार में आई और भी का रीडिंग ले लेंगे। अब क्या करेंगे ना, इधर से एक लगा देंगे, ये क्या था? रियोस्टेट विच हैव द वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमको ये रिलेशन वेरीफाई करना है। एक्चुअली जो प्रैक्टिकल होता है, इसका प्रैक्टिकल क्लास है, जिसमें ये दिखाना होता है कि भी एंड आई कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ हमको शो करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके लिए हम लोग आई एंड भी का 3 वैल्यू निकालेंगे। आई एंड भी का 3 वैल्यू बोले तो आई और भी के लिए 3 रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रैक्टिकल अभी नहीं हो रहा है, तुम लोग प्रैक्टिकल किसी से करके हम दिखाएंगे। आई एंड भी का 3 वैल्यू लेंगे। आई मतलब करंट, तो इसके लिए एमीटर लगेगा है यहाँ पे। भी मतलब वोल्टेज, इसके लिए क्या चाहिए? वोल्ट मीटर लग गया है सर्किट में। एक डिवाइस लगा दिए हैं आर रजिस्टर, कोई भी एक रजिस्टर लगा दो, चाहे पंखा बॉल कुछ भी, मतलब रजिस्टर में तो समझ लें कि वही पंखा बॉल की जगह वो डिवाइस को लगा दिया गया, बात खत्म। ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं करेगा। इसको लगाएंगे साइड से ताकि हम लोग अलग अलग देकर अलग अलग कर। तुमको लिख लेना होगा, तुमको ओम का भी वैल्यू लिखना होगा, मतलब कितना रेजिस्टेंस तुम दे रहे हो उसको लिखना होगा। ठीक है, तो मान लो 5 ओम यहाँ से दिए, आई का कुछ रीडिंग आएगा। आई में कांटा जो है ना इसका हिलेगा, और इसका भी हिलेगा। हम लास्ट तक जाते जाते चैप्टर में बताएंगे एमीटर का रीडिंग लेना, वोल्टमीटर का रीडिंग लेना, कितने कैसा दिखते हैं, ये सब अभी लोग देखे नहीं है अभी, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे हम 5 ओम किए तो इसका कुछ कांटा हिलेगा, इसका भी कुछ कांटा हिलेगा। तो जहाँ रुकेगा ना उसको लिख दो यहाँ पे, पहला वैल्यू है वो लिखा गया। फिर चेंज करो, मान लो हम 50 ओम पे आ गए, इसको कहाँ कर दिए? 50 ओम। बिना सर्किट डिस्टर्ब किए हुए तुम चेंज कर सकते हो, ये इसका फायदा है। किसका? रियोस्टेट का। रियोस्टेट का यही फायदा है कि बिना सर्किट डिस्टर्ब किए हम लोग अलग अलग वेरिएबल ले सकते हैं रेजिस्टेंस का। तो अलग रेजिस्टेंस ले 50 ओम का, है ना, तो 50 ओम का लेंगे तो फिर ये काटा अपना अपना पोजीशन को चेंज करेगा। अब चेंज करेगा तो रीडिंग लेके लिख दो फिर दूसरे वैल्यू में। फिर यहाँ पर मान लो 500 ओम कर दिया, फिर 100 ओम कर दिए। ठीक है, तो उससे फिर काटा का पोजीशन चेंज, फिर आए फिर लिख देंगे। अब सारा वैल्यू तुम्हारे सामने होगा, है ना। तो ये वाई एक्सिस के लिए और ये एक्स एक्सिस के लिए, याद रखना, वाई एक्सिस के लिए और एक्स एक्सिस के लिए। तो ये वैल्यू तो पुट करने आता है ना कोऑर्डिनेट्स के लिए से। और जैसे ही तुम मिला होगा नहीं तो स्ट्रेट लाइन दे देगा। अगर स्ट्रेट लाइन दिया इट मींस इट वेरीफाई द रिलेशन ऑफ आई भी, इट वेरीफाई द आई भी रिलेशन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चीज दिखना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रहेगा। अब हम लोग देखो इसका जो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस तो जान गए, एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। एसआई यूनिट क्या होता है? ओम।
तो कैसे बताएंगे, डिफाइन कैसे करोगे 1 ओम को, ये तो बार बार आएगा ना। 1 ओम को डिफाइन कैसे करोगे, आर बी बटा ई, बी बटा आई, क्या होगा, तो आर 1 भी वोल्टेज ले लेंगे और 1 एम्पियर करंट ले लेंगे, तब आर इक्वल टू क्या बनेगा 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम क्या है, आर है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर या फिर कंडक्टर। ठीक है, 1 ओम क्या है, आर है, सही ना, सब लिखे थे। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर having potential difference of 1 volt and current of 1 एम्पियर। ठीक है, जब किसी वायर में 1 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं हम लोग और उससे कितना प्रोड्यूस करंट हो रहा है 1 एम्पियर का, तब तक के लिए उस वायर में जो रेजिस्टेंस बनेगा उसको कितना के बराबर बोलेंगे 1 ओम का। ठीक है, 1 ओम का, इस चीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड द करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, तो जब किसी वायर में 1 वोल्ट का करंट, 1 वोल्ट का वोल्टेज देंगे 1 एम्पियर करंट पाने के लिए, तब उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा 1 ओम के बराबर। सही है, यहीं तक रहने देते इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये फॉर्मूला आया इंपॉर्टेंट, यहां से है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस आया नया, उसको हम डिफाइन देखें, 1 ओम डिफाइन करना ही पड़ेगा, जैसे हम लोग वोल्ट और क्या चाहिए एम्पियर को किए थे। ठीक है, कुछ सर्किट डायग्राम आया, तो सर्किट डायग्राम अभी आगे भी आते रहेगा, अभी रुकने वाला है नहीं वो। ठीक है, और हम लोग IV रिलेशन को वेरीफाई किए विद ग्राफ, विद द प्रैक्टिकल रीडिंग्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रीडिंग कभी भी जाओगे ना लैब में करने, तो तुमको 3 वैल्यू पे किया जाता है, कम से कम 3 वैल्यू। ठीक है, जिस ताकि सही रहे। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अभी रेजिस्टेंस को ही कंटिन्यू करना है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। आज क्वेश्चंस नहीं बताए, ठीक है, क्वेश्चंस अगले दिन तुम लोग एक क्लास क्वेश्चंस का खाली कर देंगे। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, वो फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसके साथ ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, रेजिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा होता है नेचर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी। मतलब जब जब तुम मटेरियल सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम जैसे जैसे ले रहे हो, बार बार आर चेंज मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक वायर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन तो दोनों का सेम लग रहा है, बाकी लेंथ ज्यादा लग रही होगा, तो यहां से जब कोई करंट बहेगा कितने दूर के लिए बहेगा, इतना ही के लिए, तो अपोज करने वाला भी कितना दूर तक अपोज कर पाएगा, इतना ही दूर तक। अगर इसी चार्ज को हम लोग इतना दूर तक ले जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा अपोज करने लगेगा। ठीक है, तो यही होता है, मतलब तुम लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ में उतने दूर तक तुमको अपोज करने वाला मिलते रहेगा, और इसमें क्या करेगा, यहाँ तक अपोज करेगा, उसके बाद तो चार्ज बाहर निकल जाएगा, करंट दे देगा। बट इसमें यहाँ 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 अपोज करते 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 बहुत लंबा तक अपोज करेगा, तो जैसे जैसे लेंथ तुम्हारा बढ़ेगा ना, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तुम ये सब चीज DC करंट में आसानी से दे सकते हो। मतलब एक बल्ब से जब तुम, एक बैटरी से जब तुम बल्ब जला रहे हो ना, एक हाथ का वायर रखो, एक में 2 या 3 हाथ का कर दो, जब 3 हाथ का वायर करोगे ना उसमें बल्ब थोड़ा सा डिम जलेगा, और नॉर्मल जो वन
एक हाथ का, तो उसमें बल्ब थोड़ा सा ज्यादा जलेगा। तुमको ये पता चलता है कि जितना वायर बढ़ेगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ रहे होंगे, मतलब चार्ज को टकराने के। ठीक है, इसमें आप एक्चुअली इसमें समझ में अपोज हो जाता है। ठीक है, ये देखो एक वायर है ना, और एक वायर ये भी है। ठीक है, ये तो नेचर ऑफ मटेरियल से अलग अलग होता है, जैसे वायर वैसे आप तुमको समझना होता है। ये तो इसमें जो चार्ज है ना, वो जब जाएंगे फ्लो करेंगे तो बहुत ज़्यादा टकराने के चांसेस नहीं होंगे, या फिर आपस में ही चार्ज लड़ेगा, क्योंकि एरिया कम है। एरिया कम है तो चार्ज के फ्लो में डिस्टर्बेंस आएगा, यानी इसी डिस्टर्बेंस को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसमें इतना ही दूर तक डिस्टर्बेंस मिलेगा चार्ज को, इसमें इतना दूर तक मिलेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। डिस्टर्बेंस इज द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो कि है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा चार्ज को फ्लो होने में डिस्टर्बेंस फील होगा, या फिर डिस्टर्बेंस होगा। वहीं पर अगर यही तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही ज़्यादा है तो क्या होगा, चार्ज स्मूथली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज स्मूथली फ्लो कर रहा है ना, तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस बढ़ रहा था। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है तो चार्जेस फ्लो स्मूथ करेंगे। जब चार्जेस फ्लो स्मूथ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, डिस्टर्बेंस ही घट रहा है। इस वजह से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों बातों को मिला के लिखो है। तो रेजिस्टेंस इज L बाई ए, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। पूछेगा वाई तो समझाना पड़ेगा। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगेन देख रहे हो कि एक प्रोपोर्शनल का साइन आया, खोलो इसको। जैसे ही इस प्रोपोर्शनल को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा एक ऐसे तरह करके पी लिखने वाला है ना, बटा ए। एक फॉर्मूला तुम्हारा बन गया। तो व्हाट इज पी, दिस इज रो, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो नहीं तो रेजिस्टिविटी। इस उल्टा पी, इस थोड़ा सा बिगाड़ के लिखते हैं, पी ही है एक तरीके से, तो क्या बोलते हैं, रो, RHO, या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जो भी यूनिट आता है ना उसको अलग करो, इसको अलग करो, रेजिस्टिविटी को अलग करें तो क्या लिखेंगे। अगर हम रेजिस्टिविटी लाएं, रेजिस्टिविटी कहाँ से है, तो रेजिस्टिविटी का साइन है। ठीक है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू आया ये, अब इसका एसआई यूनिट लिखो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का तो डायरेक्ट याद करना होता ओम, इसका एसआई यूनिट लिखो। रेजिस्टेंस का कितना होगा, ओम, अभी ने पढ़ा रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी है क्या, तो फिर बनाओ फॉर्मूला, तुमसे जो बोला गया वो बनाना पड़ेगा ना। तो इधर आते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाने को बोला गया है, तो क्या करने को होता है, सारे चीज को 1 1 कर दो। R को रहने देना है, एरिया को कितना ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को कितना ले लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा। रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। तो रेजिस्टिविटी इज द आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर having 1 meter of length and 1 meter square of cross sectional area। ठीक है, देखो ये बहुत ही ज्यादा एकदम सिंपल चल रहा है। जैसे एक चीज आता है ना वैसे ही दूसरा चीज पढ़ना होता है। जैसे रेजिस्टेंस के बारे में ऐसे ही कुछ पढ़े, इसके बारे में कुछ ऐसे ही पढ़े, तो ऐसा ही तुमको मिलते रहेगा। ये एक पार्ट है, अगले पार्ट में थोड़ा सा अलग तुमको मिलने वाला है, कुछ अलग सा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये लाइन याद रखना पड़ेगा, तुमसे पूछा जाएगा राइट द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन। तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। ये हुआ 4 पॉइंट ऐसे हैं। तुमसे क्वेश्चन अराइज कर देगा, हाउ लेंथ ऑफ द कंडक्टर अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस, तो बताना पड़ेगा रेंज ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस।
एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। वो दो पार्ट एक बात में हम लिखा है, एक क्वेश्चन रहेगा ओनली फैक्टर्स और एक क्वेश्चन रहेगा वाई लेंथ पर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कैसे लेंथ डिपेंडेंट है। तो उसी चीज को हम लोग याद करके रखेंगे कि रेजिस्टेंस के साथ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे है, इनवर्सली। तो इस लाइन को यहाँ पर लिखेंगे, ये लाइन सीधा दर्शा रहा है कि आर जो है एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर जो है ए के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन खुलता हमको मालूम है, उससे एक अदर वैल्यू आएगा, ये क्या ची नाम से, क्रोनिक रेजिस्टिविटी के नाम से। अब इस जो भी आता है उसको अलग करते हैं ताकि उसका एसाइंस वगैरह लिखा जाए, उसका डिफाइन लिखा जाए। तो रो को अलग किए तो ए ऊपर चल जाएगा और एल नीचे आ गया, तो एसाइंट बन गया सॉल्व करके ओम मीटर। डायरेक्ट भी तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस फॉर्मूला को अलग करेंगे, सारे चीज को 1 1 डाल देंगे यूनिट ताकि उसका डिफाइन मिल जाए हमको। तो रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, वो क्या है, रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ही है, बट उस वायर के लिए जिसका कुछ फिक्स कर दिया गया यूनिट, जैसे लेंथ को 1 मीटर ही लेना होगा और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ही लेना होगा। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। अभी अभी हम तुमको रेजिस्टेंस पढ़ाते समय स्टेबल का यूज करवाए थे, तो स्टेबल पे थोड़ा सा लौट के आओगे। उस टेबल पे थोड़ा सा लौट के आओगे, ठीक है। सिल्वर का क्या लिखा है, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर क्या लिखा है, ओम मीटर लिखा है ना। कॉपर जो हमारे घर में बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। साथ ही एक आध को और एल्युमिनियम ही का ले लो, ज्यादा आगे के जाके क्या करना है, एल्युमिनियम का ले लो। एल का कितना है, 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। एक आध को एलवाई का ले लो। नाइक्रोम वायर समझ लेते हैं, नाइक्रोम वायर का ले लेते हैं जो कि हीटर वीटर में यूज होता है, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। एंड लास्ट एक आध को अथी का ले लो, जैसे तुम्हारा पेपर के ले लो, पेपर का ड्राई पेपर, वेट पेपर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा चार्ज आयंस की वजह से 10 की पावर 12। तो देखने से क्या लग रहा है कि सिल्वर का ना 1.6 गुना 10 के पावर 8 और कॉपर का 1.62 इंटू 10 के पावर 8, ये थोड़ा सा ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है। किससे, सिल्वर से। किसका, कॉपर का। एंड उससे थोड़ा और ज्यादा है एल्युमिनियम का, और लगभग नाइक्रोम दम उछाल गया, बहुत ज्यादा हो गया। और पेपर तो फिर बातें नहीं करे, तो पूरा पॉजिटिव वैल्यू दम 10 के पावर 12 भाग गया। क्या दिख रहा है कि इधर रेजिस्टिविटी कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्यों, उससे मतलब नहीं। ये तीनों मेटल था, ये अकेला एलवाई था, एंड दीज आर द इंसुलेटर्स, ठीक है। तो हम लोग रेजिस्टिविटी के या फिर रेजिस्टेंस के आधार पे भी हम लोग डिफाइन देते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। कंडक्टर वो है जो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर वो है जिसका रेजिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख भी रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है, ओम मीटर। ओम मीटर इज रेजिस्टिविटी, ओम मीटर इज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी के लिए एक चीज तुमको भी माइंड में फिक्स रखना होगा कि लेंथ 1 मीटर ही लेंगे और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही लेंगे। मतलब सारे चीज का जो भी दिया है ना तुम्हारे बुक में, जितना भी वैल्यूज दिए हैं, सबका 1 मीटर का तार काटा गया है। इस सबका कितना कितना मीटर का काटा गया था, 1 मीटर का। और 1 मीटर तार में देख रहे हैं कि इसका रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी है क्या, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टिविटी कम है, इट मींस इसका रेजिस्टेंस कम है। तो करंट किस में अच्छा फ्लो करेगा, सिल्वर में। तो तुमको याद रखना, जितना कम रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा फ्लो ऑफ करंट, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। अब लगा दो पेपर का करंट ना फ्लो कर रहा, तो रीजन इज इसका रेजिस्टिविटी तो बहुत ज्यादा हाई ले लिया तुम। रेजिस्टिविटी डायरेक्ट लिया रेजिस्टेंस को, बहुत ज्यादा हाई है, और रेजिस्टेंस रोक दिया करंट को, हो पाएगा उससे नहीं। ये चीज फिक्स रखना 1 1 के लिए। तो यहाँ से तुमसे पूछा जाता है कि इफ सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाई वी नॉट यूज सिल्वर। हम लोग तो तार में कॉपर यूज करते हैं, सिल्वर जो है अच्छा। हाँ, तो रीजन इज द कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट के चक्कर में हम लोग, ये होता है। ऐसे ज्यादा अच्छा कौन रहेगा, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी कम है, पता चल रहा है वो ज्यादा आउटपुट देगा। ये बाकी नहीं लगाते हैं दाम की वजह से, कॉपर का काम चला देते हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ भी रहे। यहाँ पर हो गया इतना। तो तुम लोग को ये अभी क्या, अभी तो वो खाली नोट्स अच्छे से मिला है,
नोट्स में तुम लोग आई के बारे में पढ़ा, भी के बारे में पढ़ा, आई भी पढ़ा, आई भी रिलेशन पढ़ा, आर पढ़ा एंड रेजिस्टिविटी रो पढ़े, आर एच रो। अभी तक इतना ही तुम लोग पढ़े। दिस इज वन पार्ट, ये खाली एक पार्ट है। अगला पार्ट बिल्कुल अलग आने वाला है, जो अगला पार्ट हम 1-2 दिन अभी दम स्टॉप करेंगे। एक दिन और लेंगे हम, जिसमें हम तुम लोग को ये सारी चीजों का क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, सिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। कभी पढ़ तो लिए, नोट्स तो आ जाएगा। और नोट्स में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनलिटी आ रहे हैं इसमें। प्रोपोर्शनलिटी खुल रहा है तो एक एक टर्म आ रहा है, उस टर्म का नाम, उस टर्म का एसेंट, उस टर्म का डिफाइन, सब कुछ आ रहा है। अभी तक यही आया कि चारों चीज में इसमें आया था क्या, एम्पियर, इसमें आया था वोल्ट, इसमें आया रेजिस्टेंस, इसमें आया रो। हर चीज में तो ऐसा ही आ रहा है, सेम सेम। तो सेम सेम नोट्स खाली याद करके आओ। अभी तुम लोग एक दिन लेंगे जिसमें हम लोग इस सारे का इंटेक्स क्वेश्चन एग्जांपल जो भी है ना बीच का सब करेंगे, जिससे चैप्टर और क्लियर हो जाएगा एक पार्ट के लिए। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी को हम 2 पार्ट में ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि ई पार्ट एकदम अलग है, ई पार्ट अलग है दोनों मिक्स। अगला पार्ट कुछ अलग ही आने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए नया है, हम पहले ही बता रहे हैं। हर एक चीज नया है, तुम नहीं पहले जानते थे रेजिस्टिविटी, नहीं जानते थे रेजिस्टेंस, अब आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लो, ये वाला चीज तुमसे पूछा जाता है जैसे IV रिलेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, IV रिलेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फॉर द कंडक्टर्स। इंसुलेटर के लिए में भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि तो करंट नहीं पास करता है। व्हाट अबाउट द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब जो बिल्कुल तरीके से कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है। तो कुछ एग्जांपल तुमको दिए, जर्मेनियम एंड द सिलिकॉन। ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है, जर्मेनियम एंड द सिलिकॉन। दीज आर द 2 सेमीकंडक्टर व्हिच डू नॉट शो द IV रिलेशन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो था ना कि IV रिलेशन स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, वो ये दोनों शो नहीं कर रहा। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 सेमीकंडक्टर्स का नाम बताइए जो कि IV रिलेशन को शो नहीं करता। तो क्या क्या बता पाएंगे, जर्मेनियम एंड द सिलिकॉन। इसको लास्ट पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलो आज के लिए उधर